नमस्कार दोस्तों, मैं राधा मोहन चौधरी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आरसी साइंस स्टडीज़ पे। और आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। तो बचपन से अपन सेल के बारे में पढ़ते आए हैं, पर आज हम पढ़ेंगे ब्रॉडली, थोड़े से बड़े विस्तार रूप में, जो 9th से ऊपर वाले बच्चों के काम आ सके। इस तरीके से अपन सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेल पहले आती है जीव विज्ञान की एक शाखा। जीव विज्ञान की शाखा एनाटमी। एनाटमी में बात करते पहले एनाटमी क्या होती है। तो एनाटमी में बात करते हैं कि एनाटमी होती क्या है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है एनाटमी की, स्टडी अबाउट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स स्ट्रक्चर। तो यानी कि जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके बारे में अध्ययन करना ही एनाटमी कहलाती है। एनाटमी के साथ में उसकी फिजियोलॉजी है, यानी कि जो फंक्शन, जो ऑर्गन्स है वो काम कैसे करते हैं, फंक्शंस होता है जो ऑर्गन्स का काम करने का तरीका, उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। जैसे कि हार्ट है, एग्जाम्पल के लिए जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है, तो ये होगी उसकी फिजियोलॉजी। जो काम करने की संरचना है वो होगी फिजियोलॉजी। और जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, क्या है, वो हो गया उसका एनाटमी। तो चलिए अपन शुरू करते हैं सेल के बारे में। तो यहाँ पे सेल लिखा हुआ है अपने। तो पहले अपन देखते हैं सेल की डेफिनेशन। डेफिनेशन देखते हैं तो सबसे छोटी इकाई होती है सेल शरीर बॉडी की। तो पहले फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। तो यानी कि ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। दूसरी चीज अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि स्ट्रक्चर, यानी कि शरीर की संरचना इसी से बनती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर यूनिट बोल दिए। तीसरी बात करते हैं अपन फंक्शनल, यानी कि छोटी से छोटी चीज, जो शरीर का जो अंग है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो स्टार्टिंग वाला काम या फंक्शन सेल से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको अपन फंक्शनल यूनिट भी कह रहे हैं। अब देखते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि इसको किसने खोजा, किसने क्या किया, किसने इसको फाउंडर है, तो वो देखते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले सेल खोजी रॉबर्ट हुक ने, फर्स्ट टाइम डिस्कवर करी थी इसने कोर्की नामक पादप में। उसके बाद में जो एंटोन लीवेनहॉक आए, उन्होंने एनिमल्स यानी कि जिंदा लाइव सेल्स देखी, किसमें, ओनियन में। और जो ये सेल है, सेल वर्ड एक लैटिन वर्ड से मिलकर लैटिन वर्ड से आया है, जिसको पहले सेला बोलते थे। और सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखिए। अब बात करते हैं कि सेल के टाइप कितने होते हैं। तो सेल टाइप होते हैं 2 टाइप्स की। अब जो अपन इसको डिवाइडेशन कर रहे हैं उसका आधार होता है, बेस है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। उसके आधार पर अपन उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो गया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा। इसका एग्जांपल अपन बोल देंगे मनुष्य हो गया, गाय होगी, जो भी कोई बड़े जीव दिखते हैं अपन को, वो सब यूकैरियोटिक पे है। इनमें सब में जो इनकी सेल है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक में होता है न्यूक्लियस एब्सेंट, जैसे कि जीवाणु है, विषाणु, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इस टाइप से सेल 2 प्रकार की होती है। अब बात करते हैं अपन इसके साथ में ही सेल की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि सेल का क्लासिफिकेशन बोले तो सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो सेल के जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहला दिखता है अपन को कवरिंग। कवरिंग बोले तो कवरिंग या फिर जो एक ढांचा, दीवार, कुछ ऐसा, सेल मेम्ब्रेन। कवरिंग को अपन सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है फिर अंदर की तरफ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं तो उसमें को दिखता है एक लसलसा सा द्रव्य, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित होता है, एक तो साइटोसोल और एक होता है ऑर्गेन्स, यानी सेल ऑर्गेन्स। उसके अंदर जाते हैं तो अपन देखते हैं कि बीच में हमको मिलता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की चारों ओर होती है एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और उसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म हुआ, उसकी वैसे ही न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मैंने यहाँ पे सेल का क्लासिफिकेशन दिखाया है। तो इसमें मैंने लिखा है पहले ऊपर सेल, उनको 3 भागों में डिवाइड किया है, कवरिंग, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। पहले मैंने कवरिंग लगाई तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन होगी। मेम्ब्रेन होने के बाद में साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म 2 भागों में विभाजित हुआ है, साइटोसोल और ऑर्गेन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑर्गेन्स देखें तो ऑर्गेन्स 2 भागों में विभाजित है।
मेम्ब्रेन, जिनके मेम्ब्रेन होगी वो मेम्ब्रेनलेस हो गए, और जो मेम्ब्रेनलेस हो वो मेम्ब्रेनलेस, जिन पे मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो मेम्ब्रेनस यानी कि जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है वो होते हैं दो टाइप के, यानी कि जिनके ऊपर सिंगल लेयर की लेयरिंग होगी या फिर डबल लेयर की। तो सिंगल लेयर में आता है अपने गोल्जी बॉडी, और एग्जाम्पल है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। लाइसोसोम को अपन बोलते हैं सुसाइडल बैग। और अपन देखते हैं साथ में मेम्ब्रेन जो डबल लेयर है, डबल लेयर में कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट वो होता है जो सेल का सबसे बड़ा हुआ, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है सेल का, कॉन्ड्रोब्लास्ट फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, मैंने दिखाया हुआ है। और सेकंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल लेयर पाई जाती है, और साथ में ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है सेल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेनलेस की। मेम्ब्रेनलेस में आता है कौन? राइबोसोम। राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गन है सेल ऑर्गन्स का, ठीक है। उसके अंदर है फिर एक साइटोसोम, ये भी सिंगल, ये इनके ऊपर लेयर नहीं पाई जाती, यानी कि इनके ऊपर ये खुले ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो भागों में विभाजित होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन सेल ऑर्गन्स के बारे में, और मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बात करेंगे अपन सेल ऑर्गन्स के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। हर कंपटीशन और जो 12th है 10th है या फिर उससे आगे के जो, उनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सबसे पूछे जाने वाला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि मैंने पहले बताया सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और एटीपी मील ऑफ सेल, इसको एटीपी मील यानी कि मील होगी चक्की, यानी कि एटीपी होती है जो शरीर की ऊर्जा, उसको एटीपी मील क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सबसे एटीपी निर्माण कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर ही होता है, इसलिए इसको एटीपी मील ऑफ सेल बोल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जो एक्टिव और जो सबसे ज़्यादा काम आने वाले अंग है उनमें, जैसे कि किडनी है, लीवर है, ये 24 घंटे काम करते रहते हैं। हार्ट हुआ, इनमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी, तो इसलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एटीपी की जरूरत ज़्यादा है अपन को, इसलिए। और इसको साथ में बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमल ऑर्गन। सेमी ऑटोनॉमल इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो बहुत सारी प्रोसेस होती है उनको संपन्न कराने की, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस है। ऑक्सीजन की प्रोसेस के टाइम पे इनको संपन्न कराने का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया कि ये 2 लेयर्स वाला होता है, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है वो होती है स्मूथ, और जो इनर लेयर होती है वो होती है कैसी? रफ। यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओवन राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम का कार्य होता है क्या? प्रोटीन संश्लेषण का। तो यहाँ पे ये खुद के राइबोसोम के द्वारा खुद का ही प्रोटीन संश्लेषण करवाता है, ठीक है। जैसे और बॉडी में एक आवश्यक चीज होती है डीएनए आरएनए, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, उस खुद के डीएनए को क्या कहते हैं? मिट डीएनए नाम है उसका, ठीक है। और ये जो डीएनए है इसमें 26 जीन कैरी करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो लेयर्स थी, जो पहले बात कर रहे थे अपन, वो आउटर और इनर, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, और इस स्पेस में क्या पाया जाता है? फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको अपन पावर हाउस सेल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एटीपी यही बन रही है, तो इसलिए पावर हाउस या हो गया या फिर एटीपी मील होगी, सबका एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन टाइम पे जो ऑक्सीडेशन की प्रेशर्स होती है उस टाइम पे मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव फिंगर लाइक प्रोडक्शन, जो
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर है, उसमें फिंगर लाइक प्रोडक्शन पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टी, उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टी। ठीक है। और बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की शेप के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होगी या तो राउंड शेप का होगा या फिर रोड, यानी कि एक छड़ी की छड़नुमा आकार का होता है। ठीक है। अब दूसरे सेल ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, राइबोसोम। जैसा कि मैंने पहले बताया, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन होता है ये। ठीक है। इसको कहते हैं आल्सो नोन एज इंजन ऑफ सेल बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस इज बिगिन फ्रॉम हियर। इसको सेल का इंजन भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए प्रोटीन या फिर एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम से ही प्रारंभ होता है, इसलिए इसे इंजन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है। अब राइबोसोम अपने 2 टाइप के पाए जाते हैं, फ्री राइबोसोम एंड बाउंड राइबोसोम। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से। ठीक है। जो फ्री राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और जो बाउंड राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें पाया जाएगा। फ्री राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, हालांकि दोनों ही बाउंड हो या फ्री हो, राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का। जो फ्री है वो अलग के लिए सिंथेसिस करेगा, और बाउंड है वो अलग अलग के लिए सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पे है अपना फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम किसके लिए करेगा? स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। जो बाउंड है वो करेगा साइटोसोल के लिए। जो अपने साइटोप्लाज्म था उसमें 2 पार्ट करे थे अपन, साइटोसोल और ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है। राइबोसोम इज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, क्योंकि प्रोटीन बन ही रहा है इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा चीज अपने पढ़ने लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। लाइसोसोम इज ए पार्ट ऑफ इंट्रा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये लाइसोसोम डाइजेस्टिव सिस्टम अपना, यानी कि भोजन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। लाइसोसोम कॉन्टैक्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कि इस लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। दिस एंजाइम इज केपेबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये प्रोटीन और जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि आवश्यक सब्सटेंस है, उनको भी ये तोड़ सकता है। ठीक है। लाइसोसोम आल्सो कैन डैमेज टिश्यू एंड ऑर्गन्स मेम्ब्रेन, सो इट्स कॉल्ड सुसाइडल बैग। ये अपने जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम था वो अगर ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाता है तो क्या होता है, ये जो उसके पास में जो टिश्यू थे या सेल थी या फिर उसके पास में जो भी ऑर्गन्स है उसकी मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। इसलिए इसके कारण से कभी कभी मौत भी हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। और साथ में देखते हैं लाइसोसोम कैन डैमेज टिश्यू बाय फेगोसाइटोसिस, सो आल्सो नोन एज गार्बेज ऑफ सेल, यानी कि टिश्यू और सेल्स वगैरह को डैमेज कर देता है। उसके बाद में डैमेज करने के बाद में वही सड़ती है, वो वहीं पड़े रहते हैं, इसलिए गार्बेज ऑफ सेल कहते हैं, कि सेल का कचरा इसको कहा जाता है। ठीक है। अब पढ़ते अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते अपन ER। शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग फॉर्म में अपन ये फुल फॉर्म में अपन बोलेंगे अपन इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपन देखते हैं। ये न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच में एक कनेक्टिव लिंक है, इनको जोड़ रखने का कार्य करता है ये। ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ये इन दोनों के बीच में। ये भी 2 प्रकार का होता है, जैसे राइबोसोम 2 प्रकार का था, वैसा ही ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 प्रकार का है। तो देखते हैं अपन रफ ER और स्मूथ ER। पहला रफ ER देखेंगे अपन। तो रफ ER राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, यानी कि रफ
जिसमें ऐसे दाने से या खुरदरा होगा। खुरदरा कैसे होगा? इसकी जो सरफेस है उस पर पाए जाएंगे क्या? राइबोसोम। राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे उस पे, इसलिए वो रफ हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या सिंथेसिस करता है? इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो रफ है ना, अब अपने राइबोसोम का सिर्फ काम ही एक ही है, प्रोटीन सिंथेसिस का, तो यहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस का ही काम करेगा। स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर यानी कि राइबोसोम आर नॉट प्रेजेंट इट ऑन इट्स सरफेस। इट्स बोले तो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस उस पे राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, इसलिए वो स्मूथ। ठीक है। अब जो स्मूथ है तो वहाँ पे तो राइबोसोम है ही नहीं, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम वहाँ पे होगा नहीं, इसलिए वहाँ पे दूसरा फंक्शन बताया है। वहाँ पे होगा लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड हॉर्मोन्स का स्त्रावन। ठीक है। सिक्रेशन होगा वहाँ पे इन सब चीज़ों का, लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का और स्टेरॉइड हॉर्मोन्स का। ठीक है। और जो ईआर है आल्सो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कभी अपन ऐसे जहर वहर खा लेते हैं तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका उनका डिटॉक्सिफिकेशन में ही कार्य करता है, उनको वापस जहर को कम करने का कार्य करता है। ठीक है। इट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम स्टोरेज इन स्केलेटन। जो अपना कंकाल तंत्र है उसमें कैल्शियम के स्टोरेज का कार्य करता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन उसका गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, जो अपना राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है उसका ट्रांसपोर्ट करती है, साथ में उसकी पैकिंग करती है। ठीक है। इट इज स्टोर प्रोटीन इंफॉर्मेशन फॉर सो कॉल्डेड इज पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। यहाँ देखिए, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन है ना, वो आरएनए के लिए सूचनाएं देता है। तो अगर प्रोटीन सूचना दे रहा है, यानी कि एक प्रोटीन सूचना के तरह कार्य कर रहा है ना, तो इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस और ये पोस्ट ऑफिस कहते हैं। और जो गोल्जी बॉडी है वो क्या कर रहा था, प्रोटीन की पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहा था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो ट्यूबुल्स, जो यानी कि छोटी छोटी नलिकाएं जो सेल को शेप देती है, उसको स्थिर बनाए रखती है ताकि वो इधर उधर भगे नहीं। ठीक है। देखो पहला तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको, शेप देती है ये। ठीक है। इट्स आल्सो नोन एज साइटोस्केलेटन। इनका दूसरा नाम क्या है, साइटोस्केलेटन। इनको माइक्रोट्यूबुल्स को साइक्लोस्केलेटन भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रियोल्स की। इट इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि सिलेंड्रिकल, गोलाकार, सिलेंडर के आकार की। ठीक है, बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है कौन, सेंट्रियोल्स, और साइटोप्लाज्म के साइड में यानी कि किनारों की तरफ पाई जाती है। ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल, यानी कि सेल डिवीजन के समय क्या करती है, जो क्रोमोसोम होता है उनके मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। द सेंट्रोसोम हैज नॉट नर्व, और जो सेंट्रोसोम होती है उनमें नर्व सप्लाई नहीं होती। जिन चीज़ों में नर्व सप्लाई होती है वो ही डिवाइड होती है। ठीक है, याद रखना हमेशा। सेंट्रोसोम आर नॉट डिवाइडेड इन सेल डिवीजन साइकिल। अब देखो मैंने बताया कि अगर इसमें नर्व ही नहीं है तो ये डिवाइड कैसे होगी। ठीक है। तो सेंट्रोसोम डिवाइड नहीं होता है सेल डिवीजन टाइम पे। ठीक है। इट आल्सो हैव सेंट्रल वेगल्स फॉर स्टोरेज। यहाँ पे स्टोरेज हो गया, यहाँ पे स्टोरेज होना चाहिए था। ठीक है, स्टोरेज यानी कि जो सेंट्रियोल्स हैं उनमें पाए जाते हैं क्या, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, खाली जगह पाई जाती है ताकि ये
क्रोमोसोम को स्टोर कर सके थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सेल डिवीजन टाइम पे। और यहीं पे अपने होते हैं सेल ऑर्गन्स कंप्लीट, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में ओनली 5 या 6 के ही नाम पूछे जाएंगे, मैंने यहाँ पे 7 या 8 के नाम बताए हैं, ठीक है। और ये आपके 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है पैरामेडिकल वालों के लिए, ठीक है। अब पढ़ते अपन न्यूक्लियस, जो अलग से बता रखा था उसमें, क्योंकि ये मेन पार्ट है, ठीक है। इसमें सूचनाएं होती है, सारे जेनेटिक्स होते हैं इसमें, ओके। तो देखते हैं न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वहां पे रॉबर्ट हुक था, सेल की खोज करी रॉबर्ट हुक ने, और न्यूक्लियस की करी है रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियस के टाइप। न्यूक्लियस जो केंद्रक है वो कितने प्रकार का हो सकता है? पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर, ठीक है। ऐसे तो अपन सब जानते हैं कि सेल के मध्य में पाया जाता है, कौन? केंद्रक। पर देखते हैं कि कोई बार अधिक अलग जीव है, उनमें अलग जगह पाया जाएगा, या फिर कुछ एबनॉर्मलिटीज की वजह से कुछ अलग हो जाए, वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला अपना सेंट्रल पोजीशन, तो सेंटर हो गया बीच में, तो उसको बोलेंगे अपन सेंट्रिक। साइड ऑफ सेंटर यानी कि सेंटर से थोड़ा सा अलग, तो उसको बोलेंगे इसेंट्रिक या एसेंट्रिक, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ मेम्ब्रेन, एम मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि जब न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे पेराफेरल सेंट्रिक, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस बेस पे पाया जा रहा है, नीचे पाया जा रहा है सेल के पिंड की तरफ, जो तल है वहां पे पाया जाता है, तो उसे बोलेंगे अपन बेसल या बेस्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ये चारों यहाँ पे टाइप है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शेप के आधार पर। ऐसे तो केंद्र का अपना जो न्यूक्लियस है वो गोलाकार होता है, वहीं पर अलग अलग कोशिकाएं हैं, अलग अलग जीव है, उनमें अलग अलग टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। जैसे ऊंट है, लामा, इनमें तो केंद्रक होता भी नहीं है इनकी सेल्स में, ओके। तो पहले देखते हैं वही सर्कुलर जो नॉर्मल है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, मेनली फाउंड, ठीक है। ओवल शेप, अंडाकार, गोलाकार, अंडाकार, ठीक है। सर्कुलर हो गया गोलाकार, ओवल हो गया अंडाकार। अंडाकार पाया जाएगा जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज सेल है, ठीक है, उसमें। बाइलोब्डेड यानी कि एक साथ दो न्यूक्लियस जुड़े हुए होंगे, ठीक है, उसमें। तो ये किस में पाया जाता है? इओसिनोफिल, जो अपने के ब्लड सेल से इओसिनोफिल, उसमें पाया जाता है, ठीक है। WBC के टाइप है तीनों नीचे वाले, ये WBC के टाइप है ये। फोर्थ अपन देखते हैं त्रिलोब्डेड, यानी कि 3 केंद्रक एक साथ, तो ये पाए जाएंगे किसमें? बेसोफिल में। और एक है मल्टीलोब्डेड, यानी कि जहाँ पे 3 या 4 5 या 5 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे अपन मल्टीलोबेड। तो ये पाए जाएंगे न्यूट्रोफिल में, ठीक है। अब देखते हैं कि बात करते हैं अपन न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस सेंट्रल में होता है, ठीक है, ये तो सबको पता ही है, और गोलाकार होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या आगे बात होती है? तो इट्स ए सेंट्रल ऑर्गन ऑफ सेल विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये होता है सेल का बीच वाला ऑर्गन जो जेनेटिक मटेरियल को कंटेंट करता है, जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होते हैं, ठीक है। जनरली द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज राउंड, यानी कि ये नॉर्मली गोलाकार आकृति का होता है, ठीक है। वो और जो थे एसेंट्रिक था, पेरिफेरल था, वो अंडर नॉर्मल कंडीशन के नहीं थे, वो एबनॉर्मलिटीज है, वो गोलाकार ही आकृति का पाया जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स हेरिडेटरी यूनिट कॉल्ड जीन,
जीन्स। जो न्यूक्लियस है उनमें हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगति पाई जाती है, यानी कि पापा से दादा से, पापा में, पापा से अपन में, अपन से फिर अपने जो बच्चे होंगे उनमें जाएगी। तो वो किसके द्वारा जाती है? जीन के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, जीन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाउंड इन ए सेल न्यूक्लियस कॉल्ड इट जीनोम। यानी कि एक जो वंशानुगति होती है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन एक सेल में, एक छोटी सी सेल में, ओनली सिंगल सेल में पाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं अपन? जीनोम। जीनोम मतलब हुआ अपन से जितने भी बड़े हुए हैं पहले, अपने भी घर में जितने भी पूर्वज अपने से पहले, उन सब की डिटेल एक अपनी सेल में भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाउंड इन द न्यूक्लियस कॉल्ड इट जीनोम। ये हो गया। द न्यूक्लियस कंटेन एंड मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड इट न्यूक्लियोलस। यानी कि न्यूक्लियस में एक स्पेरिकल आकृति की एक या उससे ज़्यादा प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस का क्या करती है? राइबोसोम का प्रोडक्शन करती है। राइबोसोम बनाता है कौन? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करेगा? राइबोसोम बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। A membrane present around the nucleus called it nuclear membrane। यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही हो गया। न्यूक्लियस की तरफ चारों मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उसको अपन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेल की तरफ पाई जा रही है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो इसमें तो कुछ है भी नहीं बताने जैसा। ठीक है, ये देखो, द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। हाँ, पर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है उसका मेन कार्य क्या है? ये क्या करती है? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करने का कार्य करती है। यानी कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे अपना सेल ऑर्गन्स पूरे खत्म। ठीक है, हालांकि न्यूक्लियस मैंने अलग से बताया, फिर भी आता तो सेल ऑर्गन्स में ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बस की कवरिंग के बारे में या मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल। यानी कि सेल का सबसे बाह्य भाग होता है, उसको बोलेंगे सेल कवरिंग या सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की काय से बनी होती है, इसका कंपोजिशन क्या क्या है। तो पहला देखते हैं इसमें अपन फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड होता है इसमें 75%। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें 20%। ओके, और तीसरा है अपना ग्लाइकोलिपिड, वो होता है 5%। तो तीनों मिला के हो गए कितने? 100%। ठीक है, और सब चीज़ें 100 पे जा के ही ख़त्म होती होगी, है ना। तो ये टोटलिंग करने पर देखो 75 + 20 हो गया 95, 95 + 5 100। ठीक है, तो ये 100 हो गया। उसके बारे में बाद में बात करते हैं अपन फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। जो अपने सेल मेम्ब्रेन का उसका कार्य क्या क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलो, तो सेल मेम्ब्रेन बाहर ही बाहर है, तो क्या करेगी? तो प्रोटेक्शन, तो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। बाहर ही बाहर है तो किसी चीज़ को बाहर अव्यवस्थित तरीके से होने नहीं दे रही है, थोड़ी कठोर होती है, तो एक शेप बना के रखती है, एक आकृति देती है। तो प्रोवाइड शेप ऑफ द शेल। ठीक है, और साथ में जो सबस्टेंस है, प्रोटीन है, वसा है, जो अपन इंटेक करते हैं, ठीक है, उनको ऐसे अंदर और बाहर जाने का मेंटेनेंस भी सेल मेम्ब्रेन द्वारा ही किया जाता है। तो एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। और अब देखते बात करते अपन नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके नेचर के बारे में कि ये होती कैसी है। तो ये यहाँ पे जो 10वीं और 12वीं वालों के बच्चों के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, ये कि इसका नेचर कैसा होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो देखते हैं, द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल एंड सिलेक्टिव परमेएबल। सेमी यानी कि अर्ध पारगम्य, सिलेक्टिव बोले तो चयनात्मक। तो ये अर्ध पारगम्य और
चयनात्मक होती है, यानी कि सब्सटेंस को चयन करके फिर अंदर जाने देती है। और अर्ध पारगम्य का मतलब होते हैं इससे सब्सटेंस अंदर ही जा सकता है, बाहर नहीं आने देगी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जब अपन बात अंदर बाहर की कर ही रहे हैं ना, तो साथ में बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप का होता है मेजर में, एक तो एक्टिव एंड दूसरा पैसिव। तो बात करते हैं पहले एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है लो टू हाई। जो सब्सटेंस है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब लो से हाई की तरफ जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी काम आएगी। अगर हाई से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो किसी चीज़ की आवश्यकता होगी अपन को, एनर्जी चाहिए। अगर बात ऐसी हो रही होती कि ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, तो फिर तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं हो रही थी। पर बात यहाँ पे हो रही है किसकी, हाई, लो टू हाई। तो यहाँ पे सेल एनर्जी यूज़ होती है, यहाँ पे सब्सटेंस को इनटेक करने में, यानी कि अंदर लेने में सेल एनर्जी यूज़ होती है। बात करते हैं अपन पैसिव की। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें भी कंसंट्रेशन गार्डियन तो वही रहेगा, यानी कि लो टू हाई ही रहेगा, पर इसमें सेल एनर्जी यूज़ नहीं होती। सेल एनर्जी की जगह इसमें होता है मेम्ब्रेनस प्रोटीन एनर्जी का यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, वो अब आगे देखे जाएंगे, क्योंकि पैसिव के भी 3 टाइप है। पहला है सिलेक्टिव, पहला है अपना यहाँ पे सिलेक्टिव डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्टेशन को डिफ्यूजन भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, सिलेक्टिव को यहाँ पे अपन सिंपली बोल सकते हैं। दूसरा है फैसिलाइट और तीसरा है ओस्मोसिस डिफ्यूजन। अब देखते हैं यहाँ पे, पहला सिलेक्टिव, सब्सटेंस मूव फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूज ऑफ सेल प्रोटीन एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि जो सब्सटेंस है वो बिना किसी ऊर्जा के, बिना किसी प्रोटीन की सहायता के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर गति करेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन फैसिलाइट की, डिफ्यूजन की। तो इसमें क्या होता है, चीजें सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें लिखा हुआ सब्सटेंस मूव फ्रॉम मेम्ब्रेन यूज ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एनर्जी, यानी कि सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, पर किसके द्वारा, मेम्ब्रेन प्रोटीन ऊर्जा का यूज करते हुए, मेम्ब्रेनस प्रोटीन एनर्जी का यूज करते हुए लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। तीसरा अपना ओस्मोसिस। ओस्मोसिस डिफ्यूजन ओनली सिर्फ वाटर के लिए होता है, किसी और सब्सटेंस नहीं है, जो फैट है, एसिड है, कुछ भी है ना, कार्बोहाइड्रेट हुई, विटामिन हुए, इनके लिए काम नहीं करता। ये ओनली सिर्फ वाटर का डिफ्यूजन करता है। ठीक है, और यहीं पे अपनी सेल कंप्लीट होती है। ठीक है, चलो धन्यवाद, सपोर्ट करो भाई लोग।